पिछली क्लास में हमने रमन इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये बीएससी थर्ड ईयर के पेपर 1 का 4th यूनिट है, रमन इफेक्ट और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसमें स्टोक्स लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस कैसे मिलते हैं, इसका फिनोमिना क्या है, बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स इसके बिहाइंड क्या है। मैं डॉक्टर जीनाक भार्गवी, पंडित श्यामाचंद्र शुक्ला कॉलेज धरसीवा से हूँ और आज मैं इसके आगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किए गए थे इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखा मैंने, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें ठीक सेंटर में आप ये देख रहे हैं, ये एक ग्लास ट्यूब है। सी इज अ ग्लास ट्यूब और इस ग्लास ट्यूब का की लगभग जो है लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है और ये 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ये जो मॉडल बच्चों हम पढ़ रहे हैं ये वुड के द्वारा दिया गया मॉडल था। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है ये डिजाइन किया था वुड ने। बेसिकली जब प्रोफेसर रमन ने रमन इफेक्ट को स्टडी किया था, उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बहुत रॉ था या एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के साथ था, जिसमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सारे उसके साथ डिफिकल्टीज भी बहुत टाइम लेता था। लाइट को इंसिडेंट होके फिर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होने में हमको बहुत टाइम लगता था। तो टाइम बिंग इम्प्रूवमेंट्स होते गए, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये वुड के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें ये एक ग्लास ट्यूब है, जिस ग्लास ट्यूब की लगभग जैसे मैंने बताया लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो विड्थ है ये 1 से 2 सेंटीमीटर की हो सकती है। इस ग्लास ट्यूब का एक दूसरा एंड आप देख रहे हैं, ये एक आर्क सींग होती है, गाय या बैल की जो सींग होती है, सींग के आकार का होता है। इसके अंदर वो मटेरियल भरा जाता है जिस मटेरियल का हमको रमन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। तो जिसके यहाँ से ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है। ये जो सींग के आकार के जो एंड देख रहे हैं आप, इस एंड को पूरी तरह से ब्लैक कलर से कोट किया जाता है ताकि रेडिएशन बाहर ना जा सके। अब इस ट्यूब का जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड आप देख रहे हैं, ये एक प्लेन ग्लास मटेरियल होता है ताकि यहाँ से जब भी रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होगा मटेरियल पर, तो मटेरियल से इंसिडेंट होने के बाद लाइट स्कैटर होती है, तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है इस प्लेन ग्लास से बाहर निकलेंगी। और यहाँ पर इस प्लेन ग्लास से जुड़ा हुआ लगा हुआ एक विंडो देख रहे हैं, W, दिस इज द विंडो फ्रॉम विच वी ऑब्टेन द स्कैटर्ड रेडिएशंस। यहाँ से स्कैटर्ड रेडिएशंस को बाहर निकाला जाता है। ठीक बाहर निकले हुए रेडिएशंस को यहाँ पर आप स्लिट देख रहे हैं। आप जानते हैं स्लिट का काम क्या होता है, ये हमको एक पैरेलल फोकस्ड बीम देती है। तो ये स्लिट से पास कराया जाता है जो स्कैटर्ड रेडिएशन है और उसको यहाँ पर देख रहे हैं, ये L एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट को इंसिडेंट किया जाता है और उस कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट पास होती है फिर उसके बाद यहाँ स्पेक्ट्रोमीटर है। इस स्पेक्ट्रोमीटर में लाइट जाती है जिसका एनालिसिस किया जाता है। इस फिगर में ठीक नीचे आप देखिए, ये सोर्स है लाइट, रेडिएशन का सोर्स। जब अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि हमने देखा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पदार्थ पे इंसिडेंट कराया जाता है, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहाँ से ऑब्टेन किया जाए, उसका एक कुछ सोर्स होना चाहिए। ये वो सोर्स है, यहाँ से लाइट ऑब्टेन की जाती है और इस लाइट जबकि जनरली मरकरी या हीलियम जैसे लैंप का यूज किया जाता है। अब आपको के दिमाग में आ रहा होगा कि मरकरी तो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, मरकरी में बहुत सारे रेडिएशन, बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ के रेडिएशंस होते हैं। तो मरकरी का यूज हम करके कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं, तो बच्चों इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मरकरी लैंप से जो रेडिएशन निकल रही है, इसके ठीक ऊपर में ये आप देख रहे हैं, ये फिल्टर लगा हुआ है। ये जो फिल्टर है, फिल्टर का काम है वेवलेंथ को फिल्टर करना। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो हमको चाहिए, सपोज हमको 4500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट चाहिए सो दैट इसको हम इस मटेरियल पर इंसिडेंट करें, तो वहां पर उस पर्टिकुलर मटेरियल का फिल्टर लगाया जाता है जो
बाकी सारे रेडिएशंस को एमिट कर दे और सिर्फ 4500 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन को यहाँ से पास करे, जिसको हम फिल्टर करे कह सकते हैं। इस तरह से एक फिल्टर्ड और रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो लाइट है वो इस पर पड़ती है, मटेरियल पर पड़ती है। एक बात और याद रखना होगा हमको कि ये जो मरकरी लैंप है इसको हाई वोल्टेज पे रखा जाता है और साथ में ये जो सिस्टम है, ये जो सेटअप है, इसको इस चैम्बर के बहुत क्लोज रखा जाता है ताकि हाई इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है वो मटेरियल पर पड़े। अब हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन जब इस मटेरियल पे पड़ेगी तो इंसिडेंट होगी, तो वहां पे स्कैटर्ड रेडिएशन मिलेंगे, वो तो है ही जो हमारी रिक्वायरमेंट है। इसका एक ड्रॉबैक है या हमें कहूंगी कि साइड इफेक्ट है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से मटेरियल गर्म होता है, मतलब इसमें अनवांटेड हीटिंग प्रोड्यूस होती है या एक्स्ट्रा हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। अब उस हीट को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए एक जैकेट लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये जे, जो यहाँ पे जे मैंने मार्क किया हुआ है, जे एक जैकेट है। इस जैकेट के अंदर वाटर, पानी भरा हुआ होता है। ये जो पानी होता है ये ठंडा करने का काम करता है, इस चैम्बर को वो कूल करके रखा रहता है। इस जैकेट के ठीक ऊपर में आप देख रहे हैं एक आर्क बना हुआ है, ये आर्क है, आर्क से रिप्रेजेंट किया हुआ है आर्क। ये एक रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर का काम होता है जो इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं उन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके वापस पदार्थ पे इंसिडेंट करना, ताकि लाइट बाहर की ओर स्प्रेड मत हो जाए और इस तरह से वो पूरा का मैक्सिमम लाइट जो यहाँ से सोर्स से हमको मिल रही है वो मैक्सिमम लाइट उस पदार्थ पर पड़े, सो दैट कि हमको यहाँ पे एक प्रॉपर हाई इंटेंस स्कैटरिंग हमको देखने को मिले। इस तरह से एक जब लाइट पदार्थ पे पड़ती है तो यहाँ पर स्कैटरिंग होता है। स्कैटर्ड रेडिएशन को विंडो से बाहर निकाला जाता है। जो विंडो से निकलने वाली रेडिएशंस को कॉलीमेटर से पैरेलल किया जाता है, फिर वो लेंस पे पड़ती है, लेंस से कन्वर्ज होके लाइट स्पेक्ट्रोमीटर पे पड़ती है और हम स्पेक्ट्रोमीटर से उस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमको स्टोक्स, एंटी स्टोक्स और रेले लाइंस प्राप्त होती हैं। तो ये बेसिक जो अरेंजमेंट है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बच्चों इसमें एक चीज और को ध्यान रखना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रोमीटर आप ध्यान रखेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर होना चाहिए जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी हो, या हाई रिजॉल्विंग पावर का एक स्पेक्ट्रोमीटर हमको चाहिए ताकि सारे लाइंस को ये रिजॉल्व करके देख सके, सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को। दूसरी चीज कम फोकल लेंथ का भी होना चाहिए, ज्यादा हमको स्प्रेड नहीं करना है ना, इसलिए फोकल लेंथ भी अच्छा, मतलब कम फोकल लेंथ का स्पेक्ट्रोमीटर होना चाहिए। इस तरह से ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल, इस तरह के ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, कैसा है और रमन इफेक्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन जैसे आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो डिफाइन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का। उसके साथ आपको रमन इफेक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी। सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अ सैंपल वाज इरेडिएटेड, एक सैंपल है, मटेरियल है, पदार्थ है, उसको इरेडिएट किया गया 4358 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन से। कितना है? सैंपल वाज इरेडिएटेड बाय 4358 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी लाइट के इस वेवलेंथ के साथ मटेरियल को इरेडिएट किया गया। अ रमन लाइन वॉज ऑब्जर्व एट, एक रमन लाइन हमको मिलती है 4447 एंगस्ट्रॉम पर। कहाँ मिल रही है? 4447 एंगस्ट्रॉम पर हमको रमन लाइन ऑब्जर्व हो रही है। तो क्वेश्चन है आपसे कैलकुलेट रमन शिफ्ट इन सेंटीमीटर इनवर्स, और रमन शिफ्ट को सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रमन शिफ्ट को सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करना है। जनरली रमन शिफ्ट को हर्ट्ज में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया था तो उसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ली थी, इधर एनर्जी इंटेंसिटी थी, तो रमन शिफ्ट को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट है? वेव नंबर। वेव नंबर आप जानते हैं, वेव नंबर डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू 1/λ या लैम्डा इनवर्स। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ, सॉरी ये है डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू 1/λ, या अब इसको हम लोग इसके टर्म्स में हमको कैलकुलेट करना है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। सी इनिशियली आपको गिवन क्या है, दिया क्या हुआ है? λ0 दिया हुआ है, इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ 4358 एंगस्ट्रॉम। इसको मैंने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। वेवलेंथ को सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन आप जानते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू c/λ। ये ν0 इंसिडेंट रेडिएशन के कारण यहाँ पर ν0 लिखा हुआ है। अब इसको मैंने c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ दिया है 4358 एंगस्ट्रॉम। तो आप लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो मैंने एंगस्ट्रॉम को यहाँ कन्वर्ट करके मीटर्स में लिख दिया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकेंड बचेगा। 1/सेकेंड्स को हम हर्ट्ज कहते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको वैल्यू मिलती है 6.88 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक उसी प्रकार से जो रमन लाइन हमको मिली थी जिसके वेवलेंथ थी 4447 एंगस्ट्रॉम, इसको भी मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो मुझे 6.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज मिल गया। अब हमको रमन शिफ्ट, बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोगों ने देखा था पिछले वाला फिगर, उसमें रमन शिफ्ट हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को कहते हैं। मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और रमन लाइन से ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच का अंतर। देखिए ये है डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू ν0 माइनस µr। दोनों का आप डिफरेंस निकालिए इन दोनों की। ये है डेल्टा ν0 और ये µr, दोनों का डिफरेंस मैंने किया तो 0.14 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज मिला। ठीक है, अब इसको, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि हमको रमन शिफ्ट, अगर आपसे पूछता है रमन शिफ्ट इन हर्ट्ज, तो आप इतना लिख के खत्म कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ ये मिल जाएगा 0.14 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये इटसेल्फ इज अ रमन शिफ्ट। बट चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो हमको इसको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सेंटीमीटर इनवर्स चूंकि यूनिट है किसका? वेव नंबर का, और वेव नंबर डेल्टा न्यू बार, ध्यान रखेंगे ऊपर में बार लगा है, बार का मतलब होता है ये वेव नंबर है। वेव बार नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी होती, लेकिन यहाँ पे न्यू बार का मतलब है ये वेव नंबर है। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/वेवलेंथ and 1/wavelength is equals to ν/c. न्यू here means actually डेल्टा न्यू बाई c। अब इस डेल्टा न्यू बाई c में डेल्टा न्यू की वैल्यू आपने ऊपर से यहाँ रखी, अपॉन c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखा, और यहाँ से 1/सेकेंड कैंसिल हो गया, और इस वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई किया 0.14/3 करके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा 46.7 इंटू 10⁻³ मीटर इनवर्स। ध्यान रखिए ये मीटर डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला गया तो मीटर इनवर्स। अब क्वेश्चन, हालांकि यहां तक भी आंसर आता है तो ये रमन शिफ्ट ही है, लेकिन चूंकि हमसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि रमन शिफ्ट इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो हमको मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100
सेंटीमीटर, या आप ये लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 या 10⁻⁻² मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर्स। आप यहाँ पे 1 मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10⁻² और इंटू -1 -2 प्लस 3 इज +1, तो 10⁻1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको 10⁻1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, द रिजल्ट इज 467 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका रमन शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन रमन स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस, ध्यान दीजिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ आपसे। अगर रमन शिफ्ट तक पूछा जाता है तो यहाँ तक लिख के आप खत्म कर देते हैं, लेकिन आगे इसी के आगे आपको स्टोक्स या एंटी स्टोक्स लाइंस की पोजीशन क्या होगी या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उसमें वेव नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप रमन शिफ्ट को देख लीजिए। रमन शिफ्ट कितना है? 0.14 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये वैल्यू है आपके रमन शिफ्ट की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप ये देखिए, अभी आपने स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए पिछली क्लास में पढ़ा था। जो स्टोक्स लाइन है ν1 या न्यू एस से सपोज मैं डिनोट कर दूं, तो न्यू स्टोक्स की वैल्यू क्या होती है? ν0 माइनस ν1। ठीक है, या ये कहिए कि ν0 माइनस डेल्टा न्यू, जिसको हम लोग डेल्टा न्यू क्या है? रमन शिफ्ट। और एंटी स्टोक्स लाइन न्यू ए इज इक्वल्स टू ν0 प्लस डेल्टा न्यू। ठीक है, तो आप डेल्टा न्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर है आपके पास। ν0 भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ν0। तो अभी मैं स्टोक्स लाइंस की वैल्यू निकालूं तो 6.88 10⁻14 हर्ट्ज माइनस डेल्टा न्यू कितना है? 0.14 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए दोनों को, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 6.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपके स्टोक्स लाइन का पोजीशन होगा। ठीक उसी तरह से एंटी स्टोक्स लाइन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ν0 मतलब हमारा इंसिडेंट रेडिएशन 6.88 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज में प्लस करना है 0.14 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज को, दोनों को प्लस करिए तो आपको क्या मिलता है? देखिए 7.02 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हो गया एंटी स्टोक्स लाइंस और ये हो जाएगा एंटी स्टोक्स लाइंस की पोजीशन। अब इसको आप लोग चाहेंगे शिफ्ट सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो सेम फॉर्मूला फिर आप लगाएंगे। इसमें आपको न्यू की वैल्यू मिल गई है, ये न्यू की वैल्यू अभी आपकी है 6.74 10⁻14। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 से, तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू ठीक इसी तरह से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पूरा क्वेश्चन, एक्चुअली ये 2-3 क्वेश्चन है, मैंने एक साथ जोड़ के आपको बताया हुआ है। रमन शिफ्ट पूछा जा सकता है या स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइंस की पोजीशन पूछी जा सकती है, या सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह से तैयारी रखना, हमेशा इंसिडेंट रेडिएशन और एमिटेड रेडिएशन का पोजीशन हमको मालूम होना चाहिए। जैसे ही उसकी वैल्यू हमको मालूम है, दोनों का हम डिफरेंस निकालें, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, और उसके बाद जो डिफरेंस होगा वही रमन शिफ्ट होगा। और सेंटीमीटर इनवर्स के लिए हमको क्या करना है? इसको स्पीड ऑफ लाइट c से डिवाइड कर देना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइंस के लिए रमन शिफ्ट जो है, उस रमन शिफ्ट को इंसिडेंट रेडिएशन के साथ माइनस करना है। करेंगे तो हमको स्टोक्स लाइंस मिल जाएगा, प्लस करेंगे तो एंटी स्टोक्स लाइन। ये स्टोक्स लाइंस है और ये
एंटीस्टोक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक आज का टॉपिक यही कंक्लूड करते हैं, जिसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा और इसके साथ साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश की जो रमन इफेक्ट से रिलेटेड थे। ओके, थैंक यू।